हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उत्तराखंड जीके ट्रिक्स यूजीटी पर। दोस्तों, सामान्य ज्ञान वन लाइनर सीरीज कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं आप सभी के लिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं डायरेक्टली, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी पूरा स्थल कौन सा है। देखिए दोस्तों, मैं थर्ड वीडियो है ये इस पार्ट का। पहले वीडियो में भी मैं एक दिशा यहाँ पर लेकर आया था, सेकंड में भी, तीसरी में भी, क्योंकि दोस्तों ये चारों दिशाएं इंपॉर्टेंट हैं, ये बनती हैं। तो अगर सर्वाधिक उत्तरी की बात की जाए तो यह है दोस्तों मांदा, और ये कहाँ पड़ती है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर में यहाँ पर पड़ती है वर्तमान में। और अगर प्रॉपर जिला पूछ लेंगे उस केस में आंसर हो जाएगा दोस्तों, अखनूर जिला है एक, अखनूर, इसको आप रट लीजिए। और सबसे पहले दिन हमने दोस्तों क्या देखा था, सबसे पूर्वी पूरा स्थल। अगर देखिए चार डायरेक्शन से मैं आपको बता देता हूँ, अगर पूर्वी पूछेंगे ईस्ट वाली, सब आंसर हो जाएगा आपका आलमगीरपुर। आप नोट कर लीजिए इसको, पूर्व में हो गया आलमगीरपुर। और पूछा जाएगा आपसे उत्तरी, ये हमने डिस्कस कर लिया है मांदा। अगर पश्चिमी पूछेंगे दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सूत कांगेडोर, ये तो ऑलरेडी काफ़ी बना है काफ़ी बार। सूत कांगेडोर दोस्तों बलूचिस्तान में पड़ता है। और अगर पूछ लेंगे दक्षिणी, उस केस में आप जो साउथ में पूछेंगे तो आंसर हो जाएगा दायमाबाद। ये कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, ये पड़ता है अहमदनगर जिले में, महाराष्ट्र में है ये। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी। तो फ्रेंड्स ये थी यहाँ पर भाव चित्रात्मक, ये क्वेश्चन बना हुआ है। अब देखिए दोस्तों, नॉर्मली हम लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, लेकिन भाव चित्रात्मक लिपि का मतलब क्या है, ये लिखेंगे राइट टू लेफ्ट, बस इतना ही फर्क है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। एक राष्ट्र एक नेता, यह नारा किसने दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये दिया गया है यहाँ पर एडोल्फ हिटलर के द्वारा। आप देखो दोस्तों, हिटलर की डायरेक्टली आत्मकथा का नाम पूछ लेते हैं, काफ़ी बार पूछी गई है, उसका नाम है माय कैम्प। हिंदी में बोलेंगे तो इसको दोस्तों मेरा संघर्ष, ये किसकी आत्मकथा है, ये है हिटलर की, ये रट लो आप इसको भी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बोला जाता है यहाँ पर तुर्की को। आगे चलते हैं नेक्स्ट। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ, तो ये होता है दोस्तों इंग्लैंड में, ये क्वेश्चन बन जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अभिनव भारत नामक संस्था के संस्थापक, तो ये है दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर जी। अब देखो दोस्तों, डायरेक्टली अगर पूछ लेंगे कि इस संस्था का कब गठन किया गया, आंसर हो जाएगा 1904। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्टैटिक जीके में ये वाली बुक पूछी जाती है। इसके लेखक हैं यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। राजनीति स्वतंत्रता की प्राण वायु है, यह कथन है दोस्तों, कथन से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये कथन किसका है यहाँ पर, अरविंद घोष जी का। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 1857 के विद्रोह का इलाहाबाद में नेतृत्व किसने किया। देखिए दोस्तों, 1857 की जो ये क्रांति है, इससे एक एग्जाम में लगभग क्वेश्चन बनता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से बनता है, इससे भी क्वेश्चन बन ही जाता है। तो देखिए इलाहाबाद में हो जाएगा लियाकत अली। अब दिल्ली में पूछेंगे, आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। अब दिल बड़ा किसका होगा, जो बहादुर होगा, ऐसे याद करो। कानपुर में पूछते हैं, वो हो जाएगा आपका तांत्या टोपे। इस टाइप के दोस्तों बनते हैं। लखनऊ में बेगम हजरत महल, दोस्तों ये सभी आप पढ़ लेना, मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है 1857 की क्रांति के ऊपर, आप वीडियोज़ सेक्शन में जाना, आपको नीचे मिल जाएगी वहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये कब होता है, मार्च 1930 में। और कौन करता है इसको प्रारंभ, गांधी जी। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये निर्माण होता है 1869, और ये सभी को पता होगा विश्व का सबसे बड़ी नहर है। आगे चलते हैं। मानव भूगोल के पिता, तो ये है दोस्तों कार्ल रिटर। अगर नॉर्मल भूगोल पूछेंगे आंसर हो जाएगा इरेस्टोथनीज, ये नाम भी याद कर लो जो आप। और ये मानव भूगोल पूछेंगे तो कार्ल रिटर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। पेरिस किस नदी तट पर बसा है, तो ये है दोस्तों सीन नदी के तट पर। अगर पूछ लेंगे विश्व का सुंदर शहर, तब भी आंसर आपका पेरिस ही होने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, काफ़ी बार पूछा जाता है दोस्तों, ये जोड़ती है यहाँ पर स्वेज नहर। और एक और है दोस्तों, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन जोड़ेगा, वो जोड़ेगी कील नहर। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कील नहर। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। फुटलूज उद्योग है, तो ये बोला जाता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को पूछा जा सकता है आपसे। विश्व में सबसे अधिक कोयला किस देश में पाया जाता है, तो फ्रेंड्स ये पाया जाता है यहाँ पर चाइना में। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी किस नाम से बहती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहती है दोस्तों जमुना। और पूछ लेंगे गंगा किस नाम से बहेगी, या फिर डायरेक्टली पूछ लेंगे कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से बुलाते हैं, गंगा को आंसर हो जाएगा आपका पद्मा, ये भी रट लीजिए आप, दो दो क्वेश्चन बन गए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोला जाता है दोस्तों दामोदर नदी को। अब देखो दोस्तों, डायरेक्टली बंगाल का शोक बोलते हैं दामोदर नदी को। और अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, एक नदी है कोसी, उसको भी यहाँ पर कुछ बोला जाता है, आपने वो बताना है कमेंट बॉक्स में। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो ये है दोस्तों चिल्का झील, कहाँ पर है, उड़ीसा में।
और मीठे पानी की पूछ लेंगे, आंसर हो जाएगा वुलर झील, जम्मू कश्मीर। आगे और दोस्तों अगर ये भी पूछ लेंगे कि सबसे बड़ी तटीय झील, तब भी आपका आंसर चिल्का होगा। तटीय झील सबसे बड़ी ये भी है चिल्का। आगे चलते हैं नेक्स्ट। पेंच, अब देखिए दोस्तों ज्योग्राफी में 2 से 3 आपके लिए राष्ट्रीय उद्यान ले आए हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये है दोस्तों महाराष्ट्र में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये है उत्तर प्रदेश में। और इंदिरा गांधी अभ्यारण्य ये है तमिलनाडु में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आगे दोस्तों देखिए पॉलिटी के क्वेश्चंस। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड है। ये बोला जाता है दोस्तों 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बनता है। तो ये भी जो है यहाँ पर 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत किया गया। देखो दोस्तों दोनों यहाँ पर चार्टर नियम 1833 वाले ही हैं दोनों, एक बार आप अच्छे से इसको यहीं पर याद कर लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट। संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये थी दोस्तों 7। और पूछेंगे कि ड्राफ्टिंग कमेटी बोला जाता है दोस्तों ये प्रारूप समिति को, इसके अध्यक्ष आपका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन भी बनता है दोस्तों, झंडा समिति के पूछेंगे तो आंसर हो जाएगा JB कृपलानी जी। आगे चलते हैं दोस्तों। 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। देखो इस क्वेश्चन को आप रेड भी लेना, और मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताने वाला हूँ। आप पेन लेकर बैठ जाइए एकदम और नोट कर लेना। देखो अगर पूछा जाएगा 8वीं अनुसूची में उल्लेख किसका है, आंसर हो जाएगा भारत की 22 भाषाओं का। अब देखो दोस्तों क्वेश्चंस और कैसे बनते हैं। देखो अगर ये पूछेंगे कि मूल रूप से कितनी भाषाएं थी, अलग अलग क्वेश्चन है, मूल रूप पूछेंगे, आंसर करके आओगे 14। आप सभी को पता है कि मूल रूप में 14 हैं, अब ये हो गई हैं 22। इसका मतलब यहाँ पर डायरेक्टली 8 भाषाओं को जोड़ा गया है। अब मैं आपको वर्ष बताते रहता हूँ कौन सी भाषा को कब जोड़ा गया है, ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है। सबसे पहले देखिए जोड़ते हैं इसमें सिंधी भाषा को। सिंधी भाषा को अब ये कब जोड़ी जाती है, डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। उसके इसमें आपका आंसर हो जाएगा 1967। ये हो गई सिंधी भाषा 1967। अब जो दूसरी नंबर की भाषा है दोस्तों जोड़ी गई थी कौन सी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये कब जोड़ी गई थी 1992। ये 3 भाषाएं भी नोट कीजिए, हो गई 4। अब बची कितनी, 4 और बाकी हमारी बच गई हैं। ये हैं दोस्तों, देखो आप लिखते रहना, मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो, इन सबको कब जोड़ा गया था 2004 में, यानी ये हो गई टोटल 22 भाषाएं। तो दोस्तों देखो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये सब मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता दिए, आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोला गया है ऑस्टिन महोदय के द्वारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों आर्टिकल 50 में, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पूछा जा सकता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कुछ आर्टिकल लेके आया हूँ क्योंकि आर्टिकल से क्वेश्चन बनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में दी गई है? देखो दोस्तों दोनों क्रम से आर्टिकल हैं। ये है आर्टिकल 51। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन से। आगे चलते हैं नेक्स्ट। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, किस अनुच्छेद में दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है। ये है आर्टिकल 53। अब देखिए संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित हो गई, आर्टिकल 53। अब सीधे चले जाओ आर्टिकल 52, ये क्या बोलता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 54 निर्वाचन, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं राष्ट्रपति के ऊपर भी एक वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको भी आप देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग के विपरीत संबंधों को क्या कहा जाता है? अब दोस्तों ये हैं इकोनॉमी की शब्दावलियाँ, ये क्वेश्चन बनता है तो ये बोलते हैं यहाँ पर मांग का नियम। आगे चलते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो यह है दोस्तों रूस के मॉडल पर। अब डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी बनता है कि सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन स्टार्ट करने वाला देश बताइए, ये यही था रूस। आगे चलते हैं नेक्स्ट। भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जाता है सर विश्वेश्वरैया जी को। अब दोस्तों ये क्या लिखा है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये इनके द्वारा ही लिखित एक पुस्तक है जो काफ़ी बार रिपीट होती है, इसलिए यहाँ पर ली गई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आर्थिक नियोजन से यहीं पर आप निपटा लीजिए। आर्थिक नियोजन समिति का गठन कब हुआ? तो अगर पूछेंगे कब हुआ, आंसर हो जाएगा 1947। अध्यक्ष पूछेंगे कौन थे, ये थे जवाहरलाल नेहरू जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया था? दोस्तों डायरेक्टली पूछा गया पंचवर्षीय योजना में, ये दिया जाता है यहाँ पर
5वीं पंचवर्षीय योजना में। और दोस्तों इसमें जो है गरीबी और कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। और कब होती है, इसका कार्यकाल देख लीजिए 1974 से 79। आगे चलते हैं नेक्स्ट। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना हुई दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पूछा जा रहा है, ये होती है 1971। कहाँ पर होती है, जेनेवा में। और पूछेंगे किसने करी, आंसर जो है क्लास एम शवाब ने। ये भी पूछा जा सकता है, 3 क्वेश्चन बन रहे, तीनों रट लो। अब आगे दोस्तों कंप्यूटर के क्वेश्चंस आइए देख लेते हैं। सबसे पहला है फुल फॉर्म ऑफ ASCII, तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट है क्वेश्चन फुल फॉर्म ऑफ ENIAC, इसकी है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये तो शायद ये उत्तराखंड में ही पूछी भी गई है, काफ़ी बार रिपीट होते रहती है। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट। फुल फॉर्म ऑफ प्रॉम, तो दोस्तों प्रॉम की हो जाएगी यहाँ पर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर इसके आगे ई लग जाएगा यानी ये हो जाएगा ई प्रॉम। इसकी हो जाएगी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, बस इसके आगे इरेजेबल लगा देना है आपने, ई हो जाएगी। तो अगर एक और ई लग जाएगा डबल ई प्रॉम, ये भी पूछा जाता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक लगेगा बस इरेजेबल, एक और ई आ गया तो इलेक्ट्रॉनिक। आगे चलते हैं अब। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक था, तो ये था दोस्तों क्या, ऑप्टिकल फाइबर। ये क्वेश्चन भी बनता है दोस्तों। अभी तक लग रहा है मुझे 3 से 4 पीढ़ी मैंने कवर कर ली है कंप्यूटर की भी क्वेश्चंस के हिसाब से। आगे चलते हैं। अब देखो दोस्तों कंप्यूटर की कुछ शब्दावलियाँ हैं, ये भी पूछी जाती हैं। देखो 1 TB इज इक्वल टू कितना GB है दोस्तों, 1 टेराबाइट है, ये होता है 1024 GB के बराबर। 1 GB इज इक्वल टू, तो ये होता है दोस्तों 1024 MB मेगाबाइट, GB होता है गीगाबाइट। 1 MB इज इक्वल टू, तो ये दोस्तों 1 MB किसके बराबर होता है, 1024 KB। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1 निबल इज इक्वल टू, ये होता है 4 बिट। बिट क्या होती है दोस्तों, छोटी इकाई होती है। तो फ्रेंड्स ये होता है वीडियो एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया दोस्तों, पसंद आया तो एक लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना आगे आने वाली नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।